वर्ल्ड वॉर 2 हमारा 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ। 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यू हैम्पशायर, यूएसए में एक स्टेट है न्यू हैम्पशायर, उसमें एक टाउन है ब्रेटन वुड्स। कौन सा टाउन है? ब्रेटन वुड्स। वहां पे एक मीटिंग हुई। वहां पे क्या मीटिंग हुई? टू रिस्टोर द ग्लोबल इकोनॉमी। टू रिस्टोर द ग्लोबल इकोनॉमी, कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे हमें रिस्टोर करना है। जो हमारा अर्थतंत्र है ग्लोबल लेवल पे, उसे वापिस पटरी पे लेके आना है। टोटल 44 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने नेशंस ने? 44 नेशंस ने। ऑल्दो इंडिया खुद इंडिपेंडेंट नहीं था, पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो फाइनली जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तीन चीजें निकल के आई, तीन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस निकल के आए। तो सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन है? IBRD। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद रखना आपने, रिस्ट्रक्चर नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन है। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये इंटरनेशनल बैंक है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। देन सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपके पास था IMF। तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और थर्ड है आपके पास ITO। तो ये था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ये अमेरिका ने इसको बहुत अपोज किया, तो ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, ये बन नहीं पाया। इंस्टेड कंट्रीज ने क्या सेटअप कर लिया? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये वो किया। और ये फाइनली ये किस में चेंज हो गया? WTO में चेंज हो गया 1995 में। 1995 में ये किस में बदल गया? WTO में। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशलाइज एजेंसीज कौन कौन सी है? स्पेशलाइज एजेंसी किसकी? यूएन की कौन कौन सी स्पेशलाइज एजेंसी है? और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो स्पेशल एजेंसीज में आपके पास देखने को मिलेगा हमें वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है। और उसके बाद जो WTO है वो रिलेटेड एजेंसी है, क्योंकि WTO सारी शर्तें नहीं मानता यूएन का मेंबर होने के लिए, स्पेशल एजेंसी होने के लिए। तो स्पेशल एजेंसीज में आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक बेसिकली 1900, वर्ल्ड बैंक का जो बर्थडे था वो 1944 में देखने को मिला। वर्ल्ड बैंक का जन्म 1944 में हुआ। इसके चार पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या देते हैं? ये देते हैं पैसा, लोन देते हैं। ठीक है, विद इंटरेस्ट। लोन ऐसा देते हैं जैसे 500 800 करोड़ रुपए और 50-50 सालों के लिए, लोन विद इंटरेस्ट। ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको असिस्ट करते हैं। जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा देते हैं। पुअरेस्ट कंट्री को इंटरेस्ट फ्री पैसा देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन अगर हम मूव ऑन करें IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये प्राइवेट एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं। किसको? प्राइवेट एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट प्लेयर है उनको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट प्लेयर्स को ये सपोर्ट करते हैं। देन अगर हम बात करें फोर्थ, मीगा, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको इसकी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड के नेशंस है, थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, उनको हेल्प करता है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मेगा हेल्प करता है। अगर हम लास्ट मूव ऑन करें, आपके पास ये है ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो लड़ाई झगड़ा होगा उसको सेटल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखने आपको। ब्रेटन वुड्स कब था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हमने तीन ऑर्गेनाइजेशन देखी, IBRD, IMF और ITO।
ठीक है। आईटीओ बेसिकली अमेरिका ने अपोज किया था, तो जीएटीटी पे एग्री हुए थे सारे, और जीएटीटी फाइनली डब्ल्यूटीओ में चेंज हो गया था। और आज भी ये एलिगेशन लगते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है वो मेजरली यूरोपियन और यूएसए को फेवर करते हैं। ठीक है, तो वो रिपोर्ट्स कुछ ऐसी निकालते हैं कि जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज में कम जाए। तो उसके बाद स्पेशल एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, रिलेटेड एजेंसीज है डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड बैंक के 5 हिस्से है, एक पार्ट क्या देगा, पैसा देगा लोन के साथ, लोन देगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरा क्या देगा, गरीब कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री पैसा देगा। तीसरा प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करेगा। चौथा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करेगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और पांचवा कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा उसको सुलझाएगा। वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्टें भी निकालते हैं, रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। जैसे सबसे पहले ये निकालते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेसिकली पिछले 1-2 साल से बंद हो चुकी है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, GEPR। तो ये सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक निकालते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिपोर्ट निकालते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाले। सिर्फ आप ये 2-3 रिपोर्ट्स का आइडिया रखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो अगर हम फर्दर मूव ऑन करें, नॉन ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन सी है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, मल्टीलेटरल का मतलब ओके होगा कि जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक्स कि जो आपस में एक दूसरे को डेवलपमेंट के पर्पस के लिए लोन देंगी, तो वो सारे बैंक्स। तो हमने 2 बैंक्स डिस्कस करने हैं बेसिकली, एक डिस्कस करना है ब्रिक्स, ठीक है, और एक डिस्कस करना है AIIB। तो ब्रिक्स, तो आपके पास क्या है, ब्रिक्स बैंक जो बना है इसका एक और नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका एक और नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपको याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कुछ नहीं है बल्कि ब्रिक्स का ही एक पार्ट है। और ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ब्रिक्स कब बना, मोदी के आने के बाद 2014, ऐसे याद रख सकते हो। AIIB क्या बना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कब ज़्यादा होनी शुरू हुई, ये भी मोदी के आने के बाद 2015-16, याद रख सकते हो सिर्फ आप इस तरीके से। इसके मेंबर्स जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज है वो सारी है, मतलब क्वेश्चन है कि इंडिया तो है इसका मेंबर, ठीक है, और यहाँ पे भी इंडिया इसका मेंबर है, और इसमें 70+ कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद वोटिंग पावर हर एक को कितनी दी हुई थी, 20%। अब जो ब्रिक्स है उसमें 3-4 कंट्रीज नई ऐड होने वाली है, 4 कंट्रीज। उन चारों कंट्रीज के नाम आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सी वो 4 कंट्रीज हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो चाइना है, चीना इसका 27% शेयर है। ठीक है, और इंडिया का आपको देखने को मिलेगा 7% है, कितने, 7%। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई, ये भी चीना में है, शंघाई का चाइना में, और इसका बीजिंग में, इसका कहाँ पे है, बीजिंग में। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ब्रिक्स का एंड लेटर S है, S फॉर शंघाई, ठीक है, और इसका बैंक का बीजिंग। तो ऐसे याद रख सकते हो कि क्योंकि काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग में हेडक्वार्टर्स UPPCS या HPSC काफ़ी एग्जाम्स में ऐसे आ जाते हैं, तो एक हेडक्वार्टर का आइडिया रखना है आपको। ठीक है, ब्रिक्स का कहाँ पे होगा, ब्रिक्स का होगा आपको शंघाई में, कहाँ पे, शंघाई में। ठीक है, और AIIB इसका कहाँ पे होगा, इसका होगा बीजिंग में। ठीक है, तो ब्रिक्स कब बना, 2014 में, और ये 2015-16 में। इंडिया दोनों का मेंबर है, चाइना भी दोनों का मेंबर है। 3 बैंक और देखते हैं, मल्टीलेटरल बैंक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीका ने डेवलप होने के लिए सबसे पहले एक बैंक खोल दिया 1964 में, 1964 में। ठीक है, ये बेसिकली आइवरी कोस्ट में खोला था, इंडिया मेंबर है, इंडिया मेंबर है, और इसको इंडिया को लोन भी मिलते हैं, सोचने वाली बात है। तो नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अफ्रीका सबसे थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो उसने सबसे पहले अपना बैंक खोला अब डेवलप करने के लिए, और एशिया ने फिर थोड़ा बाद में खोला। कितना बाद में खोला, 2 साल के बाद ही खोल दिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सेटअप हुआ था मनीला में, कहाँ पे, फिलीपींस में, फिलीपींस में, याद रखना आप। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक है, उसके बाद यूरोप तो हमें पता है कि बहुत डेवलप्ड है, तो उसने बहुत बाद में सोचा यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये 1991 में खोला इसने लंदन में। कहाँ पे खोला? लंदन में। ठीक है। इंडिया इसका 2018 में मेंबर बना, पर इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर लोन्स, पर इंडिया लोन्स नहीं ले सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आइडिया रखना आप इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम आईएमएफ के बारे में बात करें, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें, तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं? ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी में। ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, पीओपी क्राइसिस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इसके टास्क है। उसके बाद इस जो भी कंट्रीज इसके मेंबर होती है, ठीक है, मेंबर कंट्रीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में दो मेन पर्सन होते हैं, एक तो गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। एक क्या होता है? ऑल्टरनेट गवर्नर, और एक होता है गवर्नर। तो गवर्नर कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होगा। ठीक है, और जो आरबीआई का गवर्नर है वो अल्टरनेट गवर्नर का काम करेगा, आरबीआई का गवर्नर। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आईएमएफ बनी कब थी? 1944 में बनी थी। इसके स्टार्टिंग में 44 मेंबर्स थे, जो कि आज के टाइम पे 190 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं। ये $1 ट्रिलियन इतना पैसा उधारी पे दे सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा ये उधारी पे दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड दो रिपोर्ट्स हैं जो पूछी जा चुकी है ऑलरेडी एग्जाम में। एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये दो रिपोर्ट्स यूपीएससी में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। फिर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आईएमएफ जैसे ये पैसा लोन पे दे सकता है, तो इसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा ऐसे आता है कि कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर बनती है, ठीक है, तो इसे कुछ कोटा देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है इसे। किस बेसिस पे देना पड़ता है? ऑन द बेसिस ऑफ कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका रैंक कितना है, वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका रैंक कितना है, उसके बेसिस पे ये आईएमएफ को पैसा देगी। और जब भी बाद में जरूरत होगी तो वो यहाँ से ले सकती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना मोर देन इनफ है हमारे लिए। तो अगर हम आईएमएफ की साइट पे चलते हैं तो यहाँ पे आईएमएफ के बारे में लिखा हुआ है। द आईएमएफ इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स 190 मेंबर कंट्रीज। तो ये कैसे करते हैं? बाय सपोर्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है, तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। जब ये बना था, जब इसका बर्थडे हुआ था, तो 44 कंट्रीज इसके आसपास थी, 44 कंट्रीज ने इसको बनाया था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद ये बना था। और 1 ट्रिलियन ये इतना पैसा उधारी पे दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज द आईएमएफ डू? एक तो ये एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, एडवाइस के साथ साथ सहायता भी करेगा और कैपेसिटी डेवलपमेंट भी करेगा। ठीक है, अब अगर इसके एमडी की बात की जाए तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, और गीता गोपीनाथ। ये ऑलरेडी एचसीएस में एग्जाम में पूछा गया था कि फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन है, फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन है आईएमएफ की, तो वो थे गीता गोपीनाथ। उसके बाद ये इसकी पूरी टीम है। उसके बाद ये कि ऑन विच इश्यूज डज द आईएमएफ फोकस? ट्रेड पे, फिस्कल पॉलिसी पे, सॉवरेन डेट पे, इन दिनों पे ये फोकस करते हैं। ठीक है, हाउ इज द आईएमएफ फाइनेंस? द आईएमएफ रिसोर्स मेनली कम फ्रॉम द मनी दैट कंट्रीज पे एज देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जैसे सब्सक्राइब कर लिया ना आईएमएफ को, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं उनको। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च? ठीक है, तो आईएमएफ इन द हिस्ट्री, ये सारी उसकी हिस्ट्री है। 1940s में आउट ऑफ द एशेज, ठीक है, फिर 1950s में, 1960s में कैसे प्रोसीड की, 2020 अ क्राइसिस लाइक नो अदर। तो ये सारा कुछ आपके पास आईएमएफ के बारे में।